प्यारे विद्यार्थी मित्रों, द्वितीय बीएससी हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। तो आपके पाठ्यक्रम में इस बार जो पुस्तक रखी गई है उसका शीर्षक है कालजयी लघु कथाएं। और ये लघु कथा संग्रह है। लघु कथा का मतलब है छोटी कहानी, बहुत ही छोटी कहानी, अर्थात एक पैराग्राफ में अथवा दो पैराग्राफ में एक कहानी समाप्त हो जाती है। तो समय ऐसा बदल गया कि मनुष्य के पास अब समय ही बचता नहीं। समय तो वही है, काल अथवा समय अखंड है, अनंत है, लेकिन मनुष्य के पास समय बचता नहीं। वह व्यस्त रहता है, बिजी रहता है। तो पहले उपन्यास लिखे जाते थे, लोग घंटों तक, दिनों तक बैठकर उपन्यास पढ़ते थे, एक ऐसा जमाना था। और आज समय ऐसा आ गया है कि कहानी पढ़ने के लिए भी हमारे पास समय नहीं, और इसलिए छोटी कहानियां, लघु कथाएं आ गई। तो लघु कथाएं चुटकुलों के बराबर होते हैं कभी कभी, तथा जो जोक्स होते हैं तो उनके बराबर भी होते हैं, तो उनसे कुछ अलग तरह की साहित्यिक लक्षण लेकर वह छोटी कहानी लिखी जाती। यहाँ हिंदी में छोटी कहानी अथवा लघु कथा उनका एक नया जमाना आज है, और इस क्षेत्र में बहुत सारे प्रख्यात लेखक लिख रहे हैं। छोटी छोटी कहानियां, एक पोस्ट कार्ड में कहानियां लिखी जा सकती है, एक पंक्ति में तो दो पंक्तियों में भी कहानियां लिखी गई आजकल। तो लघु कथाएं तो आज कैसा माहौल पैदा कर चुकी हैं, तो लोगों को पढ़ने का समय बहुत कम रहता है, तो इसलिए वे फेसबुक के एक पोस्ट में एक कहानी पढ़ सकते हैं। असगर वजाहत की कहानी, तो उनका एक फेसबुक पेज भी है, और उसमें वो अपनी कहानी इसी तरह छाप रहते हैं, छोटी कहानियां। तो आप फेसबुक में तो उनका पेज देख सकते हैं, सीधे जाइए, असगर वजाहत टाइप कीजिए फेसबुक में, तो उनका पेज खुल जाता है। और उनकी वर्तमान अति आधुनिक हाल में लिखी गई कहानियां भी हमें मिलती है। लघु कथाएं अथवा छोटी कहानी, कहानी का एक ऐसा रूप है, तो गद्य का एक ऐसा रूप है, गात्र की दृष्टि से बहुत ही संक्षिप्त होती है छोटी कहानी अथवा लघु कहानी। लेकिन इसमें जो सार तत्व होता है, और वो यही कि संसार में हम जो भी देखते हैं तो उससे प्रभावित हो जाते हैं, हमें लगता है कि ये कुछ आश्चर्यकारक का घटना है। लेकिन पहले जो आश्चर्यकारक घटनाओं को लेकर कहानी लिखी जाती थी, वह समय बीत गया, वह समय बदल गया। प्रेमचंद के आने के बाद हम देखते हैं कि कहानी का क्षेत्र पूरी तरह से समाप्त, बदल गया, परिवर्तित हो गया। वहां यथार्थ का महत्व बढ़ता गया। तो कुली, मजदूर, किसान, तो इन सब के संबंध में प्रेमचंद ने लिखा, और लोगों की रुचि में परिवर्तन हुआ। तो इस तरह, तो पहले जो आदर्श मूलक कहानियां रची जाती थी, और उनके स्थान पर यथार्थ कहानियां आ गई, जहां यथार्थ का चित्रण किया जाता है। तो प्रेमचंद के बाद और भी बहुत सारे लेखक आए जिन्होंने कहानी में यथार्थ को विशेष महत्व दिया, क्योंकि भोगा हुआ यथार्थ अथवा जिस जीवन का अनुभव हमने सीधे किया है, उसको यूं ही चित्रित करने में अथवा उसे पढ़ने में जो रुचि है लोगों में, तो वो जागृत हो जाती है। तो अपने पास के किसी व्यक्ति को हम कहानी में देखते हैं, तो हम उसे समझने लगते हैं, उसे पहचानने लगते हैं, और घटना को भी, उस व्यक्ति को भी, क्योंकि व्यक्ति का व्यक्तित्व स्वतंत्र नहीं होता, वह परिसर से अथवा परिवेश से बनता है। परिवेश के अनुकूल वो उसका व्यक्तित्व निर्मित होता है। यहाँ आपके पाठ्यक्रम में जो छोटी कहानियां रखी गई हैं, इनके अनेक लेखक हैं, अलग अलग लेखक हैं। उनमें से एक लेखक हैं असगर वजाहत। उनके दो कहानियां आपके पाठ्यक्रम में रखी गई, और भी कई लेखक हैं, लगभग 5 लेखक हैं, इनके 3 या 4 कहानियां आपके पाठ्यक्रम में रखी गई हैं। तो ये आपकी पाठ्यपुस्तक है कालजयी लघु कथाएं, और इसका संपादक है बलराम। लेखक बलराम की इनकी अपनी कहानी भी है, इनकी कहानियां भी आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं। असगर वजाहत को आप देख सकते हैं, जो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, उससे उनका परिचय आपको मिल जाता है। तो ये पुस्तक में ही तो उनका परिचय यहाँ संक्षेप में दिया गया है, इससे ज्यादा भी मैंने आपको भेजा है व्हाट्सएप ग्रुप में। असगर वजाहत का पूर्ण परिचय तो विकिपीडिया में जो मिला था, तो अंग्रेजी में मिला था, और उसको ट्रांसलेट करके
अर्थात गूगल ट्रांसलेशन टूल की सहायता से उसको सीधे मशीन ट्रांसलेशन किया और इसलिए कुछ गड़बड़ गलतियां हो सकती हैं, तो सुधार लीजिए, कोई बात नहीं। अस्कर वजाहत एक मुस्लिम लेखक हैं और इनका जन्म 4 जुलाई 1946 में फतेहपुर में उत्तर प्रदेश में हुआ था। कथा संग्रह दिल्ली पहुंचना है के कारण ये चर्चा में आ गए। और उसके बाद तो उनकी अनेक रचनाएं हैं, अन्ना की आवाज जैसा नाटक का, फिर सात आसमान जैसा उपन्यास के कारण ये अत्यंत प्रसिद्ध हो गए। और फिल्मों की पटकथा लेखक के रूप में भी ये प्रख्यात हैं, स्क्रिप्ट राइटर के रूप में, फिल्मों के लिए, हिंदी फिल्मों के लिए स्क्रिप्ट राइटर के रूप में इन्होंने काम किया है। मुश्किल काम जैसा लघु कथा संग्रह भी है। हिंदी अकादमी दिल्ली द्वारा इनको सम्मान मिला है, शलाका सम्मान प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से भी साहित्य भूषण सम्मान इन्होंने प्राप्त किया है। ये अस्कर वजाहत का संक्षिप्त परिचय है। आपको इंटरनेट पर इनसे संबंधित जानकारी मिलती है। ये देखिए, सैयद, इनका पूरा नाम है सैयद अस्कर वजाहत, 5 जुलाई 1946 इनका जन्म हुआ था। एक विद्वान, कथा लेखक, उपन्यासकार, नाटककार, वृत्तचित्र फिल्म निर्माता, डॉक्यूमेंटेरियन, तो ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता है, प्रोड्यूसर हैं। और एक टेलीविजन पटकथा लेखक, टेलीविजन के लिए इन्होंने स्क्रिप्ट राइटिंग का काम भी किया। जो सबसे अधिक जाने जाते हैं उनके काम के लिए, तो सात आसमान, और उनका अत्यंत प्रशंसित नाटक है जिस लाहौर नहीं देखा। लाहौर के संबंध में तो उन्होंने एक नाटक लिखा है जिसका हाल ही में बेंगलोर में भी प्रदर्शन हुआ, तब वे बेंगलोर में आए थे और रात उनका इंटरव्यू लिया गया था। तो उनकी आइडियोलॉजी और उनकी विचारधारा के संबंध में पत्रकार ने तरह तरह के प्रश्न किए और उनका उत्तर दिया। तो ये इंटरव्यू भी आपको इंटरनेट पर मिलता है, हिंदू पर, इंडियन एक्सप्रेस पर। तो इन्होंने जो इंटरव्यू दिया था और उसमें अपने विचार उन्होंने बताए हैं। जिस लाहौर नहीं देखा, ओ जमाई नहीं, तो ये उनके नाटक हैं, उनके अत्यंत प्रसिद्ध नाटक हैं, प्रशंसित नाटक हैं। तो कई बार अनेक रंग स्थलों पर इनका अभिनय हुआ है, प्रदर्शन हुआ है। और जिसमें जिस लाहौर नहीं देखा नाटक में एक बूढ़ी पंजाबी हिंदू महिला की कहानी, भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ था और उस वक्त बहुत सारे हिंदू भारत में भाग आए अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर, लेकिन एक हिंदू महिला तो वही रह जाती है, पीछे छूट जाती है लाहौर में ही, और वो भारत में आती ही नहीं, तो मना कर देती है, मैं नहीं आऊंगी, वहीं रह जाती है। तो इस थीम को रखकर, इस कथान को रखकर उन्होंने नाटक रचा है। लघु कथाओं के 5 संग्रह उनके प्रकाशित किए हैं। नाटकों और नुक्कड़ नाटक, नुक्कड़ नाटक मतलब है बीदी नाटक अंत हेಳಿ, ये नुक्कड़ नाटक का भी उन्होंने लिखे हैं। 6 संग्रह हैं, 4 उपन्यास इनके प्रकाशित हुए हैं। इनका परिचय मैंने भेजा था व्हाट्सएप ग्रुप में, तो उसे एक बार पढ़ लेना, अंग्रेजी में भी है और उसका हिंदी रूपांतरण भी है, दोनों को पढ़ लीजिए, उससे आपको सामग्री मिलती है इनका परिचय क्या है। इनकी शिक्षा दीक्षा के संबंध में भी उसमें जानकारी दी गई है। तो ये JNU, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली, और फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली में, संप्रति हाल में तो ये जामिया मिलिया इस्लामिया में प्रोफेसर के रूप में, हिंदी डिपार्टमेंट में, हिंदी विभाग में प्रोफेसर के रूप में काम कर रहे हैं अभी। फिल्म निर्माण के संदर्भ में भी उनसे भी ये जुड़े हुए हैं, डॉक्यूमेंट्री अथवा साक्ष्य चित्र अथवा वृत्त चित्र तैयार करने के संदर्भ में भी इनका योगदान रहा है। तो इनके नाटक देश भर में, पाकिस्तान में भी तो इनका नाटक खेला गया था, भारत में भी अनेक देश में इनके नाटक के प्रदर्शन हुए हैं। वैचारिकता की दृष्टि से देखा जाए तो इनको लिबरल राइटर माना जाता है, उदारवादी लेखक के रूप में ये ज्ञात हैं। तो ये अपने आप को मुसलमान के रूप में भी प्रतिष्ठित नहीं करते, लेकिन कभी हिंदू विरोधी के रूप में भी तो इनको हम कह नहीं सकते,
तो बीच में कहीं तो दीवार पर खड़े हुए लगते हैं। एक लेखक, खासकर एक लिबरल लेखक का ये विचार होता है, तो उनकी वैचारिकता के संदर्भ में भी यही कहा जाता है। लेकिन कभी कभी तो उनकी आवाज कुछ अलग ढंग की सुनाई देती है, और इसके संबंध में पत्रकारों ने अलग अलग तरह के बहुत ही नुकीले प्रश्न उनसे किए हैं, और उसका उत्तर भी उन्होंने उसी तरह दिया है। तो उनकी कहानियां अगर हम पढ़े तो हमें ये पता चल जाता है कि तो एक व्यंग्यकार है मुख्य रूप से। भारतीय जनतंत्र के संबंध में तो उनकी विचारधारा यही है कि अभी तक हम स्वतंत्र ही नहीं हुए हैं। तो डेमोक्रेसी के संबंध में तो वो कहते हैं कि हम डेमोक्रेसी में नहीं जी रहे। तो यही तो उनका कहना है। एक लिबरल लेखक के रूप में ये विख्यात हैं। तो उनके दो कहानियां आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं और जिनका अध्ययन हम आज करेंगे। तो पहली कहानी है चार हाथ। चार हाथ एक छोटी सी कहानी है, लघु कथा है, और कहानी हम पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगी। कभी कभी तो उनकी कहानियां समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि तो वो व्यंग्य रूप प्रश्न स्वरूप कहानियां होती, और उनकी विचारधारा को अगर हम ठीक तरह से समझ लेंगे तो तब तो लेखक की ये कहानियां हमें समझ में आ जाएंगी। और यहाँ एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था, अपने संबंध में अपनी आइडियोलॉजी, अपनी विचारधारा के संबंध में कहा था कि, तो जबकि पत्रकार ने उनसे प्रश्न किया था कि क्या आप कम्युनिस्ट चिंतन धारा से जुड़े हुए हैं, उनके समर्थक हैं, तब उन्होंने कहा था कि आइडियोलॉजी मुझे कम्युनिज्म का ठीक लगता है, अच्छा लगता है, लेकिन मुझे भारतीय कम्युनिस्ट ठीक नहीं लगते, सही नहीं लगते। ये उनका विचार था। कम्युनिज्म का जो विचार है, तो आइडियोलॉजी है, तो उससे तो वो सहमत हैं, लेकिन दूसरी तरफ भारतीय कम्युनिस्ट लेखक अथवा जो बुद्धिजीवी हैं, तो उनके प्रति तो वो कुछ मतभेद भी रखते हैं। तो ये उनकी आइडियोलॉजी है। तो उनका परिचय आपको उन सभी इंटरव्यू में उनके उत्तर से आप समझ सकते हैं। अच्छा, उनकी कहानियां पढ़ने से तो हमें ये मालूम पड़ता है, तो अंग्रेजी में भी उनकी कहानियां रूपांतरित हैं। आप इंटरनेट पर इन्हें पढ़ सकते हैं, लिख लीजिए, खोज लीजिए। तो यहाँ एक कहानी, इसका शीर्षक है चार हाथ। चतुर्भुज नाल्कु ಕೈಗಳುಳ್ಳ, ಚತುರ್ಭುಜ ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ಕೈಗಳು ಇರುವಂತಹ, ನಾಲ್ಕು ಕೈಗಳು ಯಾರಿಗೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸತ್ಯ। तो यहाँ कहानी का शीर्षक का एक व्यंग्य शीर्षक है, तो यह भी तो एक व्यंग्य कहानी, और इसके पीछे साम्यवादी विचारधारा का प्रभाव हम लक्षित कर सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ शोषण का उल्लेख होता है। तो साम्यवादी विचारधारा में हम जानते हैं कि वहां एक शोषक और दूसरा शोषित वर्ग व समाज होता है। शोषक कुछ गिने गिने होते हैं और शोषित बहुसंख्यक होते हैं, और शोषण की प्रक्रिया तो निरंतर चलती है, और एक ऐसा समय आ जाता है कि शोषित क्रांति करने लगते हैं, और क्रांति तब तक चलेगी जब तक एक काया पलट न हो जाए, सब कुछ बदल न जाए। तो कम्युनिज्म अथवा कम्युनिस्ट विचारधारा इसी में विश्वास करती है कि क्रांति के कारण समाज को परिवर्तित किया जाता है, और इसलिए शोषण मुक्त समाज की स्थापना के लिए संघर्ष अनिवार्य है। ये साम्यवादी चिंतन धारा है, और संघर्ष अहिंसात्मक ही हो तो ये बात नहीं, और इसलिए शस्त्र सहित क्रांति का समर्थन मिलता है साम्यवादी विचारधारा में। यहाँ पर साम्यवादी विचारधारा से वह सहमत हैं लेखक, और इसलिए साम्यवादी विचारधारा में जो शब्द हैं, शोषक, शोषित, शोषण, तो उन सबको अथवा उन सबकी छाया इस कहानी में हम देख सकते हैं। माहौल अथवा वातावरण यहाँ ऐसा है। पहले हम कहानी पढ़ लेंगे, उसके बाद उसका विश्लेषण करेंगे। शीर्षक है, पहले कहानी हम पढ़ लेंगे, उसके बाद उसका विश्लेषण हम करेंगे। आप भी इसे समझने की कोशिश कीजिए। पहले हम कहानी पढ़ेंगे, उसके बाद आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, आप सीधे पूछ सकते हैं, कोई बात नहीं। कहानी हम पढ़ लेंगे। एक मिल मालिक के दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आया करते थे, जैसे सारा संसार मिल हो जाएगा, सारे लोग मजदूर और वह उनका मालिक या मिल से और चीजों की तरह आदमी भी बनने लगेंगे। तब मजदूरी भी नहीं देनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी, देगी पड़ेगी छपा हुआ है, वो गलत है, देनी पड़ेगी, वगैरह वगैरह। एक दिन उसके दिमाग में ख्याल आया
कि अगर मजदूरों के 4 हाथ हो तो काम कितनी तेजी से हो और मुनाफा कितना ज्यादा, लेकिन ये काम करेगा कौन? उसने ये काम सोचा वैज्ञानिक करेंगे, ये है किस मर्ज की दवा। तो उसने ये काम करने के लिए बड़े वैज्ञानिकों को मोटी तनख्वाहों पर नौकर रखा और वे नौकर हो गए। कई साल तक शोध और प्रयोग करने के बाद वैज्ञानिकों ने कहा कि ऐसा असंभव है कि आदमी के 4 हाथ हो जाए। मिल मालिक वैज्ञानिकों से नाराज हो गया। उसने उन्हें नौकरी से निकाल दिया और अपने आप इस काम को पूरा करने में जुट गया। पहला पैराग्राफ हम समझ लेंगे, उसके बाद अंतिम पैराग्राफ पर आ जाएंगे। एक मिल मालिक के दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आया करते थे। तो यहाँ एक मिल मालिक है, वो ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಓನರ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಮಾಲೀಕ। ಮಿಲ್ ಮಾಲಿಕ್, ಮಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ, कारखाने मालिक। एक मिल मालिक के दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आया करते थे। ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಮಾಲೀಕನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರವಾದಂತಹ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದ್ವು। तो अलग अजीब ढंग से सोचता था, अलग अलग अजीब विचार उसके मन में, दिमाग में आया करते थे। जैसे सारा संसार मिल हो जाएगा, सारे लोग मजदूर और वह उनका मालिक होगा। ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಒಂದು ಕಾರ್ಖಾನೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಜಗತ್ತೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಖಾನೆ। ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಮಾಲೀಕ ಆತ, ತನ್ನ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಅವನಿಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಒಂದು ವೇಳೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಖಾನೆ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗ್ತಾರೆ। ಸಾರೇ ಲೋಗ ಮಜ್ದೂರ್ ಬನ್ ಜಾಯಂಗೆ और वो उनका मालिक। ಹಾಗೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಕಾರ್ಖಾನೆ ಆದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಜನರೆಲ್ಲ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗ್ತಾರೆ, ತಾನು ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಾಲೀಕನಾಗ್ತೇನೆ, ಒಡೆಯನಾಗಿ ಬಿಡ್ತೇನೆ, ಎಲ್ಲರೂ ತನ್ನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ತನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ। जैसे सारा संसार मिल जाएगा और सारे लोग मजदूर और वह उनका मालिक बन जाएगा। या ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದ ಈ ತರದ ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಅವನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ವು। क्या मिल से और चीजों की तरह आदमी भी बनने लगेंगे। ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಈ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ, ಈಗ ಮೊಬೈಲ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಉಪಕರಣಗಳು, ಸೂಜಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥ ಎಲ್ಲವೂ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗಳಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗ್ತದೆ। ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರು ಕೂಡ ತಯಾರಾಗುವ ಹಾಗೆ ಆದ್ರೆ, ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ತಯಾರಾಗುವ ಹಾಗೆ ಆದ್ರೆ, और चीजों की तरह आदमी भी बनने लगेंगे, तब मजदूरी भी नहीं देनी पड़ेगी। ಒಂದು ವೇಳೆ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸಂಬಳ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಸಂಬಳ ಕೊಡದೆ ಅವ್ರನ್ನ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಇದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಅವನ ಕಲ್ಪನೆ। और चीजों की तरह जिस तरह अलग अलग तरह की चीजें तैयार की जाती हैं फैक्ट्री में, उसी तरह आदमी भी तैयार हो जाए, आदमी भी बन जाए, तब तो उनको मजदूरी देनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसकी चिंता है मजदूरी देने की। ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸಂಬಳ ಕೊಡುವಂತಹ ಅಥವಾ ಕೂಲಿಯನ್ನು ಕೊಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಅವನಿಗೆ ಚಿಂತೆ, ಕೂಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಅವರು ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಪೂರೈಸುವುದಿಲ್ಲ, ತನಗೆ ಲಾಭ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಚಿಂತೆ, ಅಥವಾ ತನ್ನ ಸಂಪತ್ತು ಕರಗ್ತದೆ ಅಂತ। तब मजदूरी नहीं देनी पड़ेगी। अगर तो ऐसे फैक्ट्रियों में अथवा मिलों में आदमी बनने लगेंगे और उनको कुलियों के रूप में, मजदूरों के रूप में इस्तेमाल किया जाए तो उनको मजदूरी नहीं देनी पड़ेगी। तो वो वगैरह वगैरह इस तरह एटसेट्रा वो अलग अलग कल्पनाएं करता था अपने दिमाग में। ಇಂತಹ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ। एक दिन उसके दिमाग में ख्याल आया, ಹೀಗೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಹೊಸ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ, ಹೊಸ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಬಂತು। ख्याल ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಚಾರ। एक दिन उसके दिमाग में ख्याल आया कि अगर मजदूरों के 4 हाथ हो तो काम कितनी तेजी से हो और मुनाफा कितना ज्यादा। ಒಬ್ಬ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ 2 ಕೈಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾನೆ, ಈ 2 ಕೈಗಳ ಬದಲಿಗೆ 4 ಕೈಗಳಿದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಇನ್ನಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಅಂತ। तो उसकी अजीब कल्पना थी, अगर मजदूरों के 4 हाथ हो तो काम बड़ी तेजी से हो जाएगा और इससे उत्पादन बहुत बढ़ जाएगा, उत्पादन की गति बढ़ जाएगी और मुनाफा बढ़ेगा, मुनाफा लाभ बढ़ेगा। मुनाफा ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಾಭ। ಹೀಗೆ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ 2 ಕೈಗಳ ಬದಲಿಗೆ 4 ಕೈಗಳೇನಾದ್ರೂ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ವೇಗವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಿತ್ತು, ಇನ್ನಷ್ಟು ಲಾಭ ಬರ್ತಿತ್ತು ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ। मुनाफा कितना ज्यादा होगा, तो यही सोच रहा था, कल्पना कर रहा था। लेकिन ये काम करेगा कौन? ಆದ್ರೆ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಮನುಷ್ಯರಲ್ವೇ ಇರುವಂತಹದ್ದು 2 ಕೈಗಳು ಮಾತ್ರ, 4 ಕೈಗಳು ಹೇಗೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಹೇಗಾದ್ರೂ
ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ 4 ಕೈಗಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆಯಾ? लेकिन ये काम करेगा कौन? उसने ये काम करेगा कौन? उसने ये काम सोचा, वैज्ञानिक करेंगे। उसे लगा कि हमारे वैज्ञानिक बड़े महान हैं, अगर उनको ये काम दिया जाए तो ये कर दिखाएंगे। ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ 4 ಕೈಗಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು। ये काम सोचा वैज्ञानिक करेंगे, ये है किस मर्ज की दवा? ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಷ್ಟವೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತ। किस मर्ज की दवा? तो उसने ये काम करने के लिए बड़े वैज्ञानिकों को मोटी तनख्वाह पर नौकर रखा और वे नौकर हो गए। ಹೀಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವೈಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನ ಕರೆಸಿ ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅಮೌಂಟ್ ಸಂಬಳವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು मोटी तनख्वाह अर्थात बड़ा वेतन देकर उन्हें अपने यहाँ नौकर रख लिया, वे नौकर हो गए। ಹೀಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳೆಲ್ಲ ಅವನ ಕೈ ಕೆಳಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅಮೌಂಟ್ ದೊಡ್ಡ ಸಂಬಳವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡತೊಡಗಿದ್ರು, ನೌಕರರಾಗಿ ಅವನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರು। ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ 4 ಕೈಗಳು ಬರುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುದು, 2 ಕೈಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಅವರಿಗೆ 4 ಕೈಗಳಾಗಬೇಕು ಅಂತದೊಂದು ಸಂಶೋಧನೆ, ಒಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ವಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಆತ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ। ಅಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ। ये है किस मर्ज की दवा? अर्थात विज्ञानियों के लिए वैज्ञानिकों के लिए तो कोई बड़ा काम नहीं है, तो ये बड़े आसानी से कर देंगे। उसने काम करने के लिए बड़े वैज्ञानिकों को मोटी तनख्वाहों पर नौकर रख लिया और वे नौकर हो गए। कई साल तक शोध और प्रयोग करने के बाद वैज्ञानिकों ने कहा कि ऐसा असंभव है कि आदमी के 4 हाथ हो जाए। ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ದೊಡ್ಡ ಅಮೌಂಟ್ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಸಂಬಳ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಿದರು ಅವರ ರಿಸರ್ಚ್ ವಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ। ಹಾಗೆ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿಯ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯೋಗ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದಂತಹ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕೊನೆಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು ಮಾಲೀಕನಿಗೆ। कई साल तक शोध और प्रयोग करने के बाद वैज्ञानिकों ने कहा कि ऐसा असंभव है कि आदमी के 4 हाथ हो जाए। ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ನ ಅಥವಾ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪರಿಣಾಮ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ 4 ಕೈಗಳು ಇರುವ ಹಾಗೆ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ। ऐसा असंभव है कि आदमी के 4 हाथ हो जाए, ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ 4 ಕೈಗಳಾಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ। 4-5 ವರ್ಷಗಳು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಸಂಬಳ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೊನೆಗೆ ಅವರು ಹೇಳಿದಂತ ಮಾತು ಈ ಕೆಲಸ ಆಗುದಿಲ್ಲ। तो मिल मालिक वैज्ञानिकों से नाराज हो गया। इतने वर्षों तक प्रति माह प्रति महीने उनके लिए लाखों रुपये वेतन के रूप में वो देता आया है और अब यही वैज्ञानिक रिपोर्ट दे रहे हैं कि ये काम नहीं हो पाएगा, तो नाराज हो गया। मिल मालिक वैज्ञानिकों से नाराज हो गया, उसने उन्हें नौकरी से निकाल दिया। ಹೀಗೆ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತಹ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನ ರಿಸರ್ಚ್ ವಿಂಗ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ, ಬರ್ಖಾಸ್ತು ಮಾಡಿದ, ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ। उसने उन्हें नौकरी से निकाल दिया और अपने आप इस काम को पूरा करने के लिए जुट गया। ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ 4-6 ವರ್ಷಗಳು ಅವನು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ನಲ್ವಾ, ಆಗ ಮಿಲ್ ಮಾಲೀಕನಿಗೆ ಅನಿಸ್ತು ನಾನೇ ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಬಹುದೇನೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ। उसने उन्हें नौकरी से निकाल दिया, वैज्ञानिकों को नौकरी से निकाल दिया, रिसर्च विंग को बर्खास्त कर दिया और अपने आप इस काम को पूरा करने में जुट गया। ನಾನೇ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ 4 ಕೈಗಳು ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವನ ಆಸೆ, ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ। दूसरा पैराग्राफ देखिए, अंतिम पैराग्राफ देखिए। तो इस तरह वो अपने आप जुट गया इस काम को पूरा करने में। उसने कटे हुए हाथ मंगवाए, अपने मजदूरों के फिट करवाने चाहे। ಹತ್ತು ಹೋದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಕೈಗಳನ್ನ ತರಿಸಿ ಅವನು ತನ್ನ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟನಂತೆ। ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಪನೆಗಳು, ಒಂದು ತರದ ಹುಚ್ಚು ಕಲ್ಪನೆ। तो उसने कटे हुए हाथ मंगवाए और अपने मजदूरों के फिट करवाने चाहे, पर उससे उनसे काम नहीं हो सका। ಆದ್ರೆ ಇದು ಹೇಗೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಿಲ್ ಮಾಲೀಕನಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆಯಾ? तो कटे हुए हाथ मजदूरों के फिट करने चाहे, लेकिन ये काम नहीं हो सका, ये नहीं होता है। फिर उसने लोहे के हाथ फिट करवा दिए। ಹೀಗೆ ಕತ್ತರಿಸಿದಂತಹ ಮನುಷ್ಯರ ಕೈಗಳನ್ನು ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಜೋಡಿಸಿದ್ರಲ್ಲಿ ಅವನು ವಿಫಲನಾದ, ಕೊನೆಗೆ ಮತ್ತಿನ್ನೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ, ಕಬ್ಬಿಣದ ಲೋಹದ ಕೈಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅಂತ। उसने लोहे के हाथ, ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೈಗಳನ್ನ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಜೋಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟ। फिर उसने लोहे के हाथ फिट करवा दिए, पर मजदूर मर गए। ಆದ್ರೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅವರ ಕೈಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಯನ್ನ, ಎರಡೆರಡು ಕೈಗಳನ್ನ, ಮೆಟಲ್ ಕೈಗಳನ್ನ, ಲೋಹದ ಕೈಗಳನ್ನ ಜೋಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಾಗ ಅದರಿಂದ ಸತ್ತೇ ಹೋದ್ರು।
लोहे के हाथ फिट करवा दिए, मजदूर मर गए। आखिर एक दिन बात उसकी समझ में आ गई. ಹೀಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನ ನಡೆಸಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ವಿಫಲನಾಗಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಅವನಿಗೆ ಅನಿಸ್ತು, आखिर एक दिन बाद उसकी समझ में आ गई तो मजदूरों के 4 हाथ कैसे बनाए. तो सामान्य रूप से सभी मनुष्य 2 हाथ वाले होते हैं, और तो उसकी कल्पना थी, तो उसका अरमान था, इच्छा थी कि अपने मजदूरों के 4 हाथ बनाए और उनसे ज्यादा से ज्यादा काम ले, लाभ कमाए. आखिर एक दिन बात उसकी समझ में आ गई, ಒಂದು ದಿವಸ ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಯಿತು. आखिर एक दिन बात उसकी समझ में आ गई तो ये काम नहीं हो सकता, और उसने एक उपाय किया, बहुत ही प्रख्यात उपाय. बहुत पहले से ही ये उपाय बहुत ही कारगर ಸಿದ್ಧ हुआ है. ಅತ್ಯಂತ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಂತಹ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉಪಾಯ ಇದು. ಅಂತ ಒಂದು ಉಪಾಯವನ್ನ ಆತ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅದನ್ನೇ ನಡೆಸಿದ್ದಾನೆ. आखिर बात उसकी समझ में आ गई, उसने मजदूरी आधी कर दी. ಕೊನೆಯ ಲೈನ್ ನೋಡಿ, ಪಂಚ್ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೊನೆಯ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ, उसने मजदूरी आधी कर दी और दुगने मजदूर नौकर रख लिए. आखिरी पंक्ति में कहानी का मजा है, कहानी का रसास्वादन अथवा इस पहेली का उत्तर हमें अंत में मिलता है. उसने मजदूरी आधी कर दी. ಏನ್ ಮಾಡಿದ ಗೊತ್ತಾ, ಆ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಇದುವರೆಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಸಂಬಳವನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ. 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುವವರಿಗೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೊಡಗಿದ, 1000 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಇದ್ದವರಿಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೊಡಗಿದ, 2000 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದವರಿಗೆ 1000 ಕೊಡ್ತ, ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಸಂಬಳ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ. उसने मजदूरी आधी कर दी और उनको जो वेतन दिया जाता था उसे आधा बना दिया, आधा कर दिया. और दुगने मजदूर नौकर रख लिए. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ 50 ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಈಗ ಅರ್ಧ ಸಂಬಳ ಕೊಟ್ಟವರಿಗೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಇನ್ನು 50 ಜನರನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ. ಈಗ 100 ಜನ ಕೆಲಸಗಾರರಾಯ್ತು. 100 ಜನ ಕೆಲಸಗಾರರು ಸಂಬಳ ಮುಂಚೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ನೋ ಅಷ್ಟೇ. तो पहले जो वेतन वो देता था, सबको मिलाकर जो वेतन वो देता था, अब भी तो वही वो दे रहा. लेकिन अब नौकर अथवा मजदूर दुगने हो गए, अर्थात 2 हाथ अब 4 हाथ बन गए. तो कहानी का मजा यही है. उसने मजदूरी आधी कर दी और दुगने मजदूर नौकर रख लिए. ಹಾಗಾಗಿ ಇದ್ದ ಕೆಲಸಗಾರರ ಸಂಬಳವನ್ನ ಅರ್ಧಕ್ಕರ್ಧ ಇಳಿಸಿದ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಸಂಬಳವನ್ನ ಅರ್ಧಕ್ಕರ್ಧ ಇಳಿಸಿದ, ಮತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಜನರನ್ನ ಪುನಃ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ. तो फिर से तो उतने ही लोग दुगने मजदूर नौकर रख लिए. उसका काम हो गया. तो वैज्ञानिकों को रखना, रिसर्च विंग स्थापित करना, उसमें पैसा इन्वेस्ट करना, रुपया इन्वेस्ट करना, और वह विफलता, तो इन सब की चिंता उसने त्याग दी. काफी कारगर उपाय उसने देखा, ये बहुत पहले से ही चलता आया है, ಕಡಿಮೆ ಸಂಬಳ ಕೊಡಿ, ಹೆಚ್ಚು ದುಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇದುವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಸಂಬಳವನ್ನ ಅರ್ಧಕ್ಕರ್ಧ ಇಳಿಸಿದ, ಅವರಷ್ಟೇ ಜನರನ್ನ ಮತ್ತೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ. वो तो जीत गया अपने इस काम में. मजदूर के 2 हाथ होते हैं और उसने अपने लिए अपनी दृष्टि से उनके 4 हाथ बनवा दिए. मजदूर का 1 हाथ जैसे कट गया. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನಿಗೆ 4 ಕೈಗಳಾದವು. ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸುವಂತಹದ್ದು ವಿಷಯ, ಮಿಲ್ ಮಾಲೀಕನಿಗೆ, ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಮಾಲೀಕನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ 1ಕ್ಕೆ 2 ಲಾಭವಾಯಿತು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ಡಬಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ. ಅಂದ್ರೆ लाभ ಕೂಡ डबल ಆಗಿದೆ. लाभ भी दुगना हो गया है, काम भी बढ़ गया है, डबल हो गया है, दुगना हो गया है. लेकिन मजदूर जो काम कर रहे थे उनको जो वेतन मिल रहा था तो वो आधा हो गया. ಹಾಗಾಗಿ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಮೊದಲು ಎಷ್ಟು ಸಂಬಳ ಸಿಗ್ತಿತ್ತೋ ಈಗ ಅದರ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಸಂಬಳ ಸಿಗತೊಡಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ 2 ಕೈಗಳಿದ್ದಂತಹ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಈಗ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವರು 1 ಕೈ ಕತ್ತರಿಸಿ ಹೋಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವಂತಹ ಈ ಮಿಲ್ ಮಾಲೀಕನಿಗೆ, ಅವನಿಗೀಗ 2 ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿದ್ದ ಕೆಲಸ ಈಗ 4 ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲು ಸಿಗ್ತಿದ್ದಂತಹ ಲಾಭ ಈಗ 2 ಪಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಖರ್ಚಾಗುವಂತಹದ್ದು ಮುಂಚೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ. एक ऐसी कहानी है 4 हाथ. इसका शीर्षक का असली वजाहत ने इस तरह से रखा है कि इसमें शोषण का उल्लेख किया है. और यहाँ मिल मालिक का अथवा जो अमीर हैं, बड़े हैं, तो वो अपने मजदूरों का, गरीब लोगों का शोषण इस तरह से करते हैं. ಇದೊಂದು ಶೋಷಣೆಯ ಕಥೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಶೋಷಣೆಯ ಹಿಂದೆ ಯಾವ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ, ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗೆಗೆ
ತುಂಬಾ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ ಲೇಖಕರು टिप्पणी ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। तो लेखक का यहाँ व्यंग्य कर रहे हैं, तो ऐसी व्यवस्था पर, और ये व्यवस्था एक शोषक व्यवस्था है, और इस शोषक व्यवस्था में शोषक का संख्या की दृष्टि से बहुत कम ही है, लेकिन शोषित जो है तो वो संख्या में बहुत ज्यादा है। तो पहले जो शोषित थे तो उनकी संख्या अब द्विगुण हो गई है, दुगुनी हो गई है। ಶೋಷಣೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶೋಷಣೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಶೋಷಿತರ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಕೂಡ ಡಬಲ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಲೇಖಕರದ್ದಾಗಿದೆ। ಶೋಷಕ ಅವನಿದ್ದಾನೆ, ಅವನ ಲಾಭ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಶೋಷಕರ ಲಾಭ 2 ಪಟ್ಟಾಗಿದ್ರೆ ಶೋಷಿತರಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಶೋಷಿತರಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ದೌರ್ಭಾಗ್ಯ ಒದಗಿ ಬಂದಿದೆ। तो एक ऐसी शोषक व्यवस्था के संबंध में यहाँ व्यंग्य किया है असगर वजाहत ने। तो प्यारे विद्यार्थी मित्रों, समय बहुत कम बचा है, 1 मिनट बचा है। एक कहानी अभी तक हो पाई है, अगली कहानी हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಥೆಯನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡುವ। ठीक है मेरे विद्यार्थी मित्रों, अभी तक असगर वजाहत की एक कहानी, इसका शीर्षक है 4 हाथ, इसका अध्ययन हमने किया। अगली कक्षा में हम अगली कहानी पढ़ेंगे।